हेलो दोस्तों, तो हाल ही में मैंने वेपन नाम की मूवी को देखा है। ये मूवी अभी तक की साल भर की आई हुई मूवीज में से सबसे बेस्ट है। इस मूवी की रिकॉर्डिंग पर इस मूवी को मिले हैं 10 आउट ऑफ 8 स्टार्स। इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आपसे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। इसलिए आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10 कमेंट और 10 लाइक का। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग कौन सी मूवी एक्सप्लेन होते हुए देखना चाहते हैं। मुझे आपकी दी हुई मूवी को एक्सप्लेन करने में बड़ा ही मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे की आवाज को सुनते हैं जो हमें बताता है कि 2 साल पहले मैनब्रुक पेंसिल्वेनिया में 2:17 पे 17 बच्चे घर से बाहर निकल के भाग जाते हैं। हमें ये नहीं बताया जाता है कि ये बच्चे सेम टाइम पर कैसे गायब हो गए। यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये बच्चे जो गायब हुए हैं वो एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनकी क्लास टीचर का नाम था टीचर जस्टिन गैडी। अगले दिन क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है। एलेक्स भी उसी क्लास में पढ़ता था जिस क्लास के सारे बच्चे गायब हो गए। बच्चों के गायब होने की वजह से पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि सारे बच्चे टीचर के इन्फ्लुएंस में आके घर से भाग गए हैं और इसलिए वो लोग सारा इल्जाम टीचर पे डालना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है, जिसके बाद एलेक्स से भी काफी सारे सवाल किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुलिस भी कंफ्यूज होती है और उन्हें भी कुछ पता नहीं चलता सिवाय इसके कि 17 बच्चे रात के 2:17 पर उठकर घर से भाग गए। पुलिस वालों को ये सारी जानकारी सीसीटीवी कैमरा से मिलती है। वो लोग देखते हैं कि बच्चों का घर से भागने का तरीका थोड़ा सा क्रीपी था। जिसके बाद कहानी को क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाया जाता है, जहां सभी गायब बच्चों के पेरेंट्स जस्टिन पर इल्जाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यू यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है। वो पेरेंट्स को समझाता है कि इन सब में जस्टिन का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन एक पेरेंट जिनका नाम आर्चर ग्राफ था वो पूरा का पूरा इल्जाम जस्टिन पर ही डाल रहा था। जिसके बाद जस्टिन अल्कोहल लेने के लिए एक शॉप पर जाती है जहाँ जेम्स नाम का एक ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है। दोस्तों इस बंदे को आप लोग याद रखिए क्योंकि इसका आगे बहुत अच्छा रोल है। जस्टिन उस बंदे को इग्नोर करके बड़ी मुश्किल से अपने घर आ जाती है जहां जस्टिन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि कई सारे पेरेंट्स जस्टिन को धमकी दिए जा रहे हैं। वहीं अगली सुबह वो देखती है कि उसकी कार पर किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया है। ऐसे में जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और हम यहाँ पॉल नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है। वहीं स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी लेकिन प्रिंसिपल मार्कस उसे साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ था। क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है इसलिए वो जस्टिन को कुछ दिन के लिए काम छोड़ के ब्रेक पे जाने के लिए कहता है, वरना माहौल बिगड़ सकता है। ना चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पर जाना पड़ता है लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो करने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है और एलेक्स से बात करने की भी कोशिश करती है लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से मना करता है और वो उससे दूर भी भागने लगता है। लेकिन जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती। वो एलेक्स के घर पर चली जाती है। उसके घर पे पहुंच गई वो वहां पर नॉक करती है लेकिन वहां पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर की हर एक विंडो को पेपर से कवर किया गया है। जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा सा गैप दिखता है और वो वहां से अंदर झांकने पे एलेक्स के पेरेंट को किसी ट्रांस स्टेट में मूर्ति की तरह खड़ा पाती है। यह देखकर जस्टिन बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करके कहती है मार्कस को एलेक्स के घर पर चेकिंग करानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि एलेक्स ठीक है या नहीं। उसी रात हम जस्टिन को देखते हैं जो अपनी कार एलेक्स के घर के बाहर खड़े किए हुए है ताकि वह घर पर नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए
एकदम अजीब तरह से चलते हुए जस्टिन की कार तक आती है और वो चुपके से जस्टिन के बाल काट ले जाती है और जस्टिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसके बाद हम दूसरे पर्सन की नजरिए से इस कहानी को देखते हैं जिसका नाम है आर्चर ग्राफ, जिसका बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पे चिल्लाया था और आर्चर ने ही जस्टिन की गाड़ी पर विच लिखा था। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता कि उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होता था। ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे के भागने की वीडियो को देखता था क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा लगा था। आर्चर यहाँ पर नोटिस करता है कि उसका बेटा एक पर्टिकुलर स्टाइल में भागा और एक ही डायरेक्शन में गया। आर्चर तुरंत ही टाउन मैप पे अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम के घर जाके सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और जब वो उस बच्चे की लाइन को भी ड्रॉ करता है तो वो पाता है कि वो लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी वो दोनों लाइंस कहीं न कहीं आपस में मिल रही हैं। इसका मतलब यह था दोस्तों कि भागने वाले बच्चे किसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद ये लोग कहीं आसपास ही मौजूद हैं। अब यह सब रिसर्च करते वक्त आर्चर को जस्टिन की कार दिखाई देती है और जहां जस्टिन एक गैस स्टेशन पे फ्यूल को भरवा रही थी, आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाके उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मार्कर्स जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे और इतना ही नहीं, उनकी बॉडी पर काफी सारा ब्लड भी लगा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी किसी ट्रांस स्टेट में हैं। वह भागते हुए सीधे जस्टिन पर हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्कस को किसी ने पोजेस कर लिया है। जस्टिन किसी तरह खुद को बचाती है और स्टोर के अंदर भाग जाती है और यहाँ पर आर्चर और जस्टिन मिलके मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर यह सीन कट हो जाती है। यहाँ हमें बताया जाता है कि आर्चर और जस्टिन को सेम तरह के नाइटमेयर आते थे। इन दोनों के नाइटमेयर्स में एक बूढ़ी औरत आती थी जो कि क्लाउन का मेकअप किए है। ड्रीम के बारे में हम आगे जान पाएंगे तो इसे ध्यान में रखिए। अब इस कहानी का प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है जहां हम इस कहानी को ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल वही इंसान है जिसका चक्कर अभी टीचर जस्टिन के साथ चल रहा है। हम यहाँ जान पाते हैं कि ऑफिसर पॉल एक शादीशुदा इंसान है जिसकी वाइफ किसी वजह से टाउन के बाहर गई है। इसके बाद कहानी हम पास्ट में देखते हैं। यह वही दिन होता है दोस्तों जब जस्टिन पुलिस स्टेशन में आई थी क्योंकि उसकी कार पर किसी ने विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं और इसके बाद पॉल कार से अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट जेम्स दिखाई देता है जो किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये करता हुआ देखकर पॉल उसे अरेस्ट कर लेता है। जब वो उसकी जेब की तलाशियां लेता है तब उसका हाथ किसी नीडल से चुभ जाता है। पॉल को लगता है कि उसे ड्रग्स वाली नीडल चुभ गई है, इसलिए वो जेम्स को एक घूंसा मार देता है। अब दोस्तों पॉल का ये असॉल्ट एक्शन उसके कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर यह रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता तो पॉल पे असॉल्ट का इल्जाम लग जाता और उसकी नौकरी भी जा सकती थी। इसलिए पॉल जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें आज की घटना के बारे में किसी को बताना नहीं है और इस टाउन में आज के बाद दिखाई मत देना। जेम्स तुरंत ही वहां से भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आता है, जिसके बाद पॉल जस्टिन से मिलता है और दोनों उस रात इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह पॉल जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ डोना जल्दी ही घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है तो वो समझ जाती है कि पॉल उस पर चीट कर रहा है। इससे डोना भड़क जाती है और वह एक दुकान में जस्टिन पे हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह से डोना के अटैक से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालने के लिए उसके पास आ जाता है। वहीं हम पॉल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आ जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन उसे बताते हैं कि जेम्स अगर उसकी कंप्लेंट ना करे तो उसको कुछ नहीं होगा और जो कि वो एक रिकॉर्डेड फुटेज है तो वो कुछ महीनों बाद ही ओवरराइड हो जाएगी।
यह सब बात की बात पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर आता है, जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आते देखता है। वो जेम्स को देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से तुम्हें मना किया था, और जिसके बाद पॉल जेम्स का पीछा करना शुरू करता है। इसके बाद कहानी फिर से अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करती है और इस बार हम जेम्स के नजरिए से इस कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रग एडिक्ट है जो ड्रग्स को खरीदने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। इसके बाद कहानी वहां जाती है जहां पर जेम्स एक घर में चोरी करने के लिए घुस रहा था और पॉल ने उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वह कुछ सामान चोरी करके पॉल शॉप पे बेच देगा, जिससे उसे कुछ पैसे मिलेंगे, वो अपने नशा खरीदने में इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो चोरी करने के लिए एलेक्स के घर में घुस जाता है। एलेक्स वही बच्चा था जो अभी तक पूरी क्लास में से गायब नहीं हुआ था। जेम्स एलेक्स के घर में छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है, लाइक किचन आइटम, सीडीज और भी छोटी मोटी चीजें। तभी एकदम से जेम्स की नजर एलेक्स के पेरेंट्स पे पड़ती है, जो कि सोफे पे बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मूर्ति की तरह हो, मतलब वो कोई भी मूवमेंट भी नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जेम्स उन्हें इग्नोर करता है और बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर 17 बच्चे जो गायब हुए थे वो ट्रांस स्टेट में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जेम्स को ये सारी चीजें देखकर उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है। इस मोमेंट पे एलेक्स के पेरेंट जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ किसी तरह से घर से भाग निकलता है। वो जब भागकर स्ट्रीट पर आता है तो उसे मिसिंग बच्चों का पोस्टर दिखाई देता है, जहाँ रिवार्ड था $50,000। पैसों के लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे बच्चों की लोकेशन का पता चल गया है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वह सीरियस है और मजाक नहीं कर रहा तो वो पुलिस स्टेशन आकर इस क्राइम के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे बाहर पॉल मिल गया था, जो कि वापस चेक करने लगता है। जेम्स वहां से भागकर जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखाई देती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ जंगल में बने एक टेंट के पीछे छिप जाता है, लेकिन तभी उस टेंट में कोई आता है जो उस टेंट को बाहर से खोलने लगता है। जेम्स इस इंसान पे इंजेक्शन से अटैक करता है और यह इंसान इंस्पेक्टर पॉल निकलता है। पॉल इस हमले से काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। जेम्स यहाँ पर बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों की लोकेशन मिल गई है। जेम्स यहाँ पर पॉल को एलेक्स के घर तक लेके जाता है। यहाँ पॉल जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल काफी देर तक घर के अंदर ही रहता है और वो बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर उसका वेट करता है और फिर देर रात को एकदम से पॉल ऐसा लगता है कि जैसे वो हिप्नोटाइज हो और वो उस घर से बाहर आता है। पॉल जेम्स के पास आता है और उसे घसीटकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यहाँ पर सीन फिर से कट होता है और इस बार हम कहानी प्रिंसिपल मार्कस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जस्टिन मार्कस को फोन करके बोली थी कि हमें एलेक्स के घर की छानबीन करानी चाहिए, जिसके बाद यह बात मार्कस के दिल पर लग जाती है और ऐसे में वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाता है। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ग्लैडिस वही औरत है जिसके सपने जस्टिन और आर्चर को आए थे। इनफैक्ट यह जेम्स को भी दिखाई दी थी। यहाँ पर ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो यहाँ मार्कस से मिलने नहीं आ सकते, और ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट से ही मिलना है और इसलिए वो एलेक्स के घर जाके खुद देख लेगा कि एलेक्स ठीक है या नहीं, वरना उसे चाइल्ड सर्विस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यह बात सुन के ग्लैडिस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। अब अगले दिन हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पर देखते हैं, जब एकदम से ग्लैडिस उनके घर पे आ जाती है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। वो उनसे पानी मांगती है, जिसके बाद वो एक अजीब तरह की लकड़ी को बाहर निकालती है। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा सा क्लॉथ बना हुआ था। ग्लैडिस यहाँ पर एकदम से अपने हाथ को एक कांटे से काटती है, देन खून को पूरी लकड़ी पर रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड उसे रोकता
तब तक वो एक घंटी बजाती है जिससे मार्कस उसके हिप्नोटिज्म में आ जाता है। यहाँ पर ग्लैडिस मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पर डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। यहाँ पर लकड़ी के टूटते ही मार्कस अपने हस्बैंड पे अटैक करने लगता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे मार्कस का हस्बैंड खत्म हो जाता है और मार्कस भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बाउल में डाल देती है, जिसके बाद मार्कस रुक जाता है। ये करने के बाद ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन के पीछे छोड़ देता है और वो ऐसा इसीलिए कर पाती है क्योंकि एलेक्स की मॉम ने जस्टिन के सिर से बाल काट के ग्लैडिस को दे दिए थे। खैर, इसके बाद मार्कस जस्टिन पे अटैक करता है जहाँ पर आर्चर भी मौजूद था। जस्टिन अपनी जान बचाने के लिए कार में भागती है, वहीं मार्कस उसके पीछे जानवरों की तरह पड़ जाता है। लेकिन तभी एक गाड़ी मार्कस को हिट करती है जिससे मार्कस का सिर फट जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं कर सकती और इसलिए वो दोनों सुलह करते हैं और इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे गए कहाँ। आर्चर जिसके बाद जस्टिन को वो लाइंस दिखाता है जो उसने ड्रॉ की थी। वो बताता है कि हो सकता है बच्चे इंटरजेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। मैप देखकर जस्टिन कहती है कि इंटरजेक्शन वाला पॉइंट तो एलेक्स के घर का है। ऐसे में दोनों एलेक्स के घर के बाहर अपनी कार ले जाते हैं और वहीं पर नजर रखना शुरू करते हैं। यहाँ से कहानी फिर से कट होती है और हम एलेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करते हैं। एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, जो स्कूल में कभी कभार बुली भी होता था। एक दिन एलेक्स के पिता एलेक्स को बताते हैं कि उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस उसके घर पर रहने वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। उसी रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम ग्लैडिस घर आ चुकी हैं, जो एकदम मरने जैसी हालत में थी। वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेके आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पापा पिक करने नहीं आते। ऐसे में एलेक्स अपने घर पैदल ही निकल जाता है, जहां वो घर जाके देखता है कि उसके पेरेंट्स किसी हिप्नोटिज्म के शिकार हैं। एलेक्स के पेरेंट उससे किसी रोबोट की तरह बातें कर रहे थे। यहाँ पर एलेक्स को समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर ग्लैडिस आती है, जो एकदम यंग लग रही है और काफी ज्यादा हेल्दी। यहाँ हमें बताया जाता है कि ग्लैडिस ने ही एलेक्स के पेरेंट को हिप्नोटाइज किया है और उसे वार्निंग दी है कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो वो उसके पेरेंट्स को मार डालेगी। और वो यहाँ पर ऐसा करके भी दिखाती है। वो यहाँ पर सेम रिचुअल को दोहराती है, जिसके बाद एलेक्स के पेरेंट्स एक चम्मच को उठाकर अपने चेहरे पर मार्क करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एलेक्स उसे मना करता है कि वो ऐसा ना करे। थोड़ी देर के बाद ग्लैडिस उस लकड़ी को तोड़कर पानी के अंदर डाल देती है। बेसिकली ग्लैडिस यहाँ पर एलेक्स को डरा रही थी ताकि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखता है और ग्लैडिस को एक प्लांट घर पे लाई थी। इसी प्लांट के स्टेम से वह यह रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो लोगों पर वशीकरण करती थी और इसलिए वो लोगों के पर्सनल आइटम को चाहती थी ताकि वो ये रिचुअल करके उनकी एनर्जी को खुद में एब्जॉर्ब कर सके और खुद को जवान और नया बनाए रखे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वह अपने पेरेंट्स को जो भी कुछ बना पाता वो खिला देता, क्योंकि उसके पेरेंट्स घर से हिलते ही नहीं थे। लेकिन एक दिन ग्लैडिस फिर से बीमार पड़ने लगी और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल आइटम लाकर उसे दे तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से वापस चली जाएगी। ऐसे में एलेक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सारे सामान को ले जाकर ग्लैडिस को दे देता है, जिसके बाद ग्लैडिस अपना रिचुअल करना शुरू करती है और ठीक 2:17 पर यह रिचुअल पूरा होता है। देन ग्लैडिस के एक घंटी बजाते ही वो सभी बच्चे अपने घर से बाहर आकर गायब हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स के घर पर छानबीन करने के लिए पुलिस भी आई थी, लेकिन उस समय ग्लैडिस ने सभी बच्चों को जंगल में छुपा दिया था। एलेक्स के इतना सब कुछ करने के बावजूद भी
ग्लैडिस ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके बाद पॉल और जेम्स को भी उसने अपने रिचुअल का शिकार बना दिया। वो लोग भी उन्हीं बच्चों के साथ में बेसमेंट में कैद थे और खड़े थे। ग्लैडिस ने यहाँ पर घर के अंदर एक सॉल्ट से लाइन बना दी थी, जिसको एलेक्स को क्रॉस करने से मना किया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है और आर्चर और जस्टिन को हम यहाँ देख पाते हैं। मतलब इस टाइम पे पूरी कहानी, हर किसी की कहानी एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है जो इस कहानी के अंत को डिसाइड करेगी। पॉल यहाँ पर ग्लैडिस के कहने पर घर से बाहर जाता है और वो जस्टिन को इशारों से बुलाता है। ऐसे में जस्टिन और आर्चर उस घर के अंदर जाते हैं और वो सॉल्ट वाली लाइन को जैसे ही क्रॉस करते हैं, वैसे ही वहाँ खड़े सारे लोग उन लोगों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनके हमले करने की स्पीड बढ़ रही होती है। तभी जस्टिन पॉल की गन से उसके सर पर गोली मार देती है, जिस वजह से पॉल वहीं पर खत्म हो जाता है। देन वो जेम्स के सर पर भी गोली मारती है और उसे भी मार डालती है। जिसके बाद आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां उसे सभी बच्चे ट्रांस स्टेट में मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी ग्लैडिस आकर उसके बालकों को काट लेती है। वो आर्चर को भी अपने वश में ले लेती है, जिसके बाद वो उसे जस्टिन पर छोड़ देती है और उस पे अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी अपने घर पे होता है। वो उस सॉल्ट से बनी लाइन को क्रॉस करता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। एलेक्स उनसे बचने के लिए भागता है। एलेक्स यहाँ पर भागते हुए किसी तरह से ग्लैडिस के रूम तक पहुँच जाता है और उसके प्लांट से एक टहनी तोड़ लेता है, जिसके बाद वो ग्लैडिस के विंग से उसके बाल के वही रिचुअल करना शुरू करता है। ऐसे में होता ये है कि जितने भी बच्चे पोजेस होते हैं वो सभी ग्लैडिस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वह ग्लैडिस के पीछे ही उसे मारने दौड़ने लगते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और यह 17 बच्चे ग्लैडिस के पीछे भागते हैं। सारा शहर ये नज़ारा देख रहा होता है और इस पॉइंट पे बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उसी पर हमला करके उसे मार देते हैं और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। और कुछ ही सेकंड्स में यह बच्चों ने ग्लैडिस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और इसके समाप्त होते ही वशीकरण टूट जाता है और जो लोग उस रिचुअल के अंडर थे वो सभी फ्री हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आर्चर भी होश में आ जाता है और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे उसका बेटा मैथ्यू मिल जाता है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है और ना ही कोई दूसरा इंसान बोल पा रहा है। जिसके बाद कहानी 2 साल के बाद जहां हमें एक वॉइस ओवर बताती है कि अभी भी इसके पेरेंट ठीक नहीं हुए हैं, ना ही वो सभी बच्चे, पर हाँ कुछ बच्चे हैं जो रिकवर कर पा रहे हैं और वो बोलना शुरू कर दिए हैं। और इसी पॉइंट पे ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको एक न्यू वीडियो में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।